नमस्कार, कानून की बात प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की, लेकिन इससे पहले बात करें भारत में कृषि व्यवस्था की। तो आप सब जानते हैं कि भारत में कृषि जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। दूसरी बात यह है कि भारत की जीडीपी में 17% योगदान कृषि क्षेत्र का है और सबसे अहम 60% रोजगार कृषि क्षेत्र से आता है। और सबसे अहम एक बात और कि हाल ही में जो ताज़ा आंकड़े सामने आए हैं उसमें ये कि भारत ने इस वर्ष जो निर्यात है उसका आंकड़ा बहुत हद तक पार कर लिया है। लगभग 40 बिलियन कृषि उत्पाद निर्यात हुए हैं हमारे देश से। इसका मतलब हमारी कृषि व्यवस्था लगातार मजबूत बन रही है। अब बात करते हैं हमारे प्रदेश की। तो हमारे प्रदेश में आप सब जानते हैं 2,42,239 वर्ग किलोमीटर के साथ हमारा राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और सबसे अहम बात, यहाँ पर पानी की कमी होने के बावजूद भी जो 75% आबादी है वो कृषि और कृषि से जुड़े व्यवसायों पर आजीविकोपार्जन करती है। कहने का मतलब ये है कि कृषि न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है बल्कि राजस्थान का भी मजबूत स्तंभ है। ऐसे में बात आती है किसानों के और कृषि से जुड़े अधिकारों की। तो आज़ादी के बाद से ही राजस्थान में बहुत सारे प्रयास हुए और ये जो कानून है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, ये एक बहुत अहम कानून है जो न सिर्फ जो कमज़ोर वर्ग के और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के किसान हैं या फिर जो खातेदार हैं उनके अधिकारों की ये रक्षा करता है और खेती से जुड़े अनेकों अधिकार इस कानून में समाहित किए गए हैं। लेकिन इस कानून की जागरूकता अभी भी थोड़ी कम है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में इस कानून से जुड़ी हुई तमाम बातें आपके लिए लेकर आए हैं। ये कानून क्या है, आप अगर इस तरह की कोई मुसीबत में फंस जाएं, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई मामला हो, तो ये कानून आपकी कैसे मदद कर सकता है, आम लोग इस कानून को कैसे जाने, ये तमाम जानकारियां आज के कार्यक्रम में शामिल हैं। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर गरिमा शर्मा। आप SDM हैं उपखंड बस्सी जयपुर में। गरिमा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी गरिमा जी, हम देखते हैं जैसे ही ये कानून 1955 में लागू हुआ और ख़ास बात ये है कि ये कानून 15 अक्टूबर 1955 को हमारे राजस्थान में लागू हुआ, एक अग्रणी राज्य हमारा बना। और सबसे अहम बात ये कि 15 अक्टूबर को ही हमारे प्रदेश में रेवेन्यू डे भी हम मनाते हैं। राइट। इस कानून का थोड़ा सा अगर हम इतिहास जानें या आवश्यकता समझें तो आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बतौर SDM आप इस तरह के मामलों को डील कर रहे हैं, किस तरह से इस कानून को आम लोगों को समझना चाहिए, क्या है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम? जी, जैसा आपने इंट्रोडक्टरी लाइंस में कहा कि भारत मुख्यतः राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है। बिल्कुल। और कृषि प्रधान राज्य होने के नाते यहाँ पे कृषकों का अधिकारों की रक्षा करना ये एक मुख्य दायित्व है। बिल्कुल। जब राजस्थान राज्य बना उस समय कृषकों के लिए और भूमि संबंधी लॉज जो थे वो पृथक थे। उसके पश्चात, आज़ादी के पश्चात, यह आवश्यकता हुई कि एक वेल डिफाइंड लॉ बने जिसमें कृषकों के अधिकारों की रक्षा हो, भूमि संबंधी जितने भी लॉज हैं वो एक जगह आए, उनको अधिकार मिले और भू अभिलेख या रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स वो एक सुव्यवस्थित तरीके से बनाया जाए। बिल्कुल। इसके लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ। बहुत ही अहम जानकारी आपने दी। और इस कानून के लागू होने के बाद एक तरह से हम कह सकते हैं न सिर्फ कृषि व्यवस्था में भी बदलाव आया है, सुधार हुए हैं भूमि संबंधी, किसान भी मजबूत हुए हैं अपने अधिकारों को लेकर। बिल्कुल। हम जानना चाहेंगे इस कानून के अनुसार, क्योंकि कानून में जो परिभाषाएं दी गई हैं उनको जानना भी जरूरी है कि बेसिकली कृषि क्या है या भूमि क्या है, और अगर किसान की परिभाषा है तो किसान कौन होगा। तो इन तीनों के बारे में, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, उसके बाद हम कानून की बाकी चीज़ों पर आएंगे, इनको समझना चाहेंगे आप। जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि इस अधिनियम के अंदर इन सभी वर्ड्स को बहुत ही अच्छे तरीके से परिभाषित किया है ताकि किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे आपने कहा कृषि, तो कृषि वर्ड को इस अधिनियम के अंदर इस तरीके से डिफाइन किया है कि कृषि केवल, जो सेक्शन 5 है अधिनियम का, वो ये कहता है कि कृषि केवल फसल उगाने तक ही सीमित नहीं है। इसमें बागवानी, पशुपालन है, फिशरीज है, वानिकी है, ये सब भी सम्मिलित है, इनको भी शामिल किया जाएगा। तो मतलब इसको हम ऐसे समझें कि जो किसान साथी कृषि से जुड़े हुए व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे वो पशुपालन कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं या फिर दूसरी जो गतिविधियां जैसा आपने कही, तो वो कृषि में माना जाएगा। बिल्कुल जी।
और इसके अलावा किसान की अगर परिभाषा समझे, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि किसान के पास अपनी जमीन नहीं होती है, वो दूसरे की किसी जमीन पर किराए पर लेकर वो खेती करता है, तो क्या वो भी किसान होगा? किसान की क्या परिभाषा है? किसान की इसके अंदर परिभाषा ये दी गई है, बल्कि ये कहें कि कृषक की, कृषक वह है जो अपने खेत के अंदर एग्रीकल्चर एक्टिविटी से संबंधित कार्य करता है। इसके अलावा वह है जो किसी और के माध्यम से भी अपने फसल को उगाता है, उसके ऊपर अतिरिक्त कार्य करता है, वह सब कृषि इनके उसमें आते हैं। जी जी जी, वो कृषक माना गया है, नहीं क्योंकि कानून में कृषक शब्द का उल्लेख किया गया है, तो वो कृषक है। अच्छा, भूमि का अलग से उल्लेख है, तो भूमि और कृषि भूमि इसमें भी क्या कोई फर्क है? देखिए, भूमि जो है इसके अंदर राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम में सेक्शन 5 के अंदर बहुत ही वेल डिफाइंड तरीके से इसके अंदर बताया गया है कि भूमि से आशय क्या है। भूमि का आशय यह है कि भूमि चारागाह भूमि भी है, जिस पे फसल हो वो भूमि भी है, नदी तालाब जो नदी के अंदर है, या वन भूमि है वह भी है, पर इसमें वो भूमि सम्मिलित नहीं है जो आबादी क्षेत्र की है। आबादी भूमि राजस्थान टीनेंसी एक्ट के अंदर उसे भूमि की श्रेणी में नहीं रखा गया। जी। मतलब आबादी वाला इलाका कवर नहीं है, बाकी जो भी अगर गांव की खाली जमीन है, उस पर पेड़ लगे हैं या फिर बंजर भी है अगर, तो वो भी उसमें आएगी। इसमें भी वर्गीकरण किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया, संचित भूमि, असिंचित भूमि और असिंचित अकृषि योग्य भूमि, जिसे हम कहते हैं गैर मुमकिन भूमि, जिसके अंदर कृषि योग्य भूमि वह नहीं कहलाती। इसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण इसमें सेक्शन है, सेक्शन 16। सेक्शन 16 ये कहता है कि वह भूमि जो खातेदारी, जिसके अंदर खातेदारी हक दिया जाना संभव नहीं है, वह भूमि वो कहलाती है। जैसे चारागाह है, चारागाह में हम खातेदारी की घोषणा नहीं करा सकते। चारागाह हो गई। वन भूमि है, वन भूमि के अंदर में भी ऐसे नदी तालाब, गैर मुमकिन तलाई, वह भूमि जो शिक्षक संस्थान के अंदर आती है, सार्वजनिक एरियाज में आती है, वो सब भूमि वह है जो जिसपे खातेदारी नहीं दिया जा सकता। ये बहुत अहम कि खातेदारी कहाँ हो सकती है ये तो तय है, नहीं हो सकती वो भी इसमें डिफाइन किया गया। अब आते हैं उस समस्या पर जो कि अक्सर जो किसान लोग आपस में अपने घरों में या खेत पर भी वो फेस करते हैं, वो है कृषि जोत का बंटवारा। तो बंटवारे के क्या प्रावधान किए गए हैं? क्योंकि कई बार अब देख रहे हैं कि जनसंख्या तो बढ़ रही है, लेकिन खेत जो है वो सीमित होते जा रहे हैं, कृषि जोत सिमटती जा रही है। तो बंटवारे के अधिकार जो है कृषि जोत को, वो क्या है इसमें? राजस्थान टीनेंसी एक्ट के अंदर बंटवारे को लेके बहुत ही विस्तृत रूप से नियम दिए हैं, और सेक्शन 53 स्पेसिफिकली विभाजन और बंटवारे से संबंधित है। सेक्शन 53 ये कहता है, इसमें इसमें हमने लॉज रखे हैं। फर्स्ट इज कि सहमति बंटवारा, अगर सह खातेदारों के बीच में सहमति है कि वह किस किस हिस्से के अंदर अपना कब्जा कास्त करेंगे, तो उस अनुसार वह तहसीलदार के पास में जाकर अपनी सहमति के अनुसार बंटवारा कराने के हकदार हैं। एंड सेकंड है, अगर किसी तरह की असहमति है सह खातेदारों के बीच में, तो वह एक दावा एसडीओ कोर्ट में लाकर और डिक्री करा के उसका बंटवारा कराया जा सकता है। जी। इसके अंदर इसको प्रैक्टिकली समझना चाहेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में आज भी जैसे भाई बैठ गए या भाई बहन बैठकर जो बंटवारा करते हैं, तो क्या वो लीगल है? इसका लीगल फॉर्म क्या होगा बंटवारे का? बिल्कुल लीगल फॉर्म अगर देखा जाए, एक होता है मनबट के आधार पे जिसे कहते हैं बंटवारा। जी। पर मनबट के आधार पे बंटवारा कर तो लेते हैं, आपसी सहमति है, पर अगर उसे हम एक तरीके से तहसीलदार के पास जाके, अगर सहमति है तहसीलदार के पास में जाके, अगर हम उसे एक विभाजन नहीं करवाते हैं, उसे एक रूप नहीं देते हैं, तो वो आगे चल के विवाद का मैटर हो जाता है। तो इसलिए 53 के अंतर्गत ये किया जाना आवश्यक है कि सहमति है तो उसे तहसीलदार के पास जाकर अपने सहमति अनुसार उसका विभाजन करा के नया खाता क्रिएट कराएं, और अगर नहीं तो उस संबंध में अगर किसी तरह की असहमति है तो उसे राजस्व न्यायालय में लाकर डिक्री के माध्यम से उसका बंटवारा किया जा सकता है, उसके खाते क्रिएट किए जा सकते हैं। मतलब उसको फिर आप लीगल जो बंटवारा है वो कहेंगे। अच्छा, इसको रजिस्टर्ड डीड या जैसे कहते हैं कि पार्टीशन डीड है, क्या ये वही लीगल फॉर्म है? बिल्कुल, पार्टीशन डीड तब होती है जब सहमति होती है। अगर सहमति है तो वो जैसे पार्टीशन डीड हो गई, उसको लीगल फॉर्म में न्यायालय में ले जाना होगा। जी, न्यायालय के अंदर वो वाद आते हैं
जिसमें असहमति होती है सह खातेदारों के बीच में। सह खातेदार इसमें से विभाजन से पूर्व सह खातेदारों पे ये एक रूल है कि 1-1 इंच पे सभी सह खातेदारों का हिस्सा है जी। इसलिए यह आवश्यक है कि विभाजन कराने से पूर्व ये देखा जाए कि हम जहाँ पर हैं वो कब्जे के अनुसार नहीं बल्कि 1-1 इंच पे, क्योंकि सबका अधिकार है, इसलिए विभाजन कराकर मीट्स एंड बाउंड्स के आधार पे अच्छे में से अच्छा, बुरे में से बुरे के आधार पर उनका विभाजन किया जाता है और उसके बाद में उनके नए खाते बना दिए जाते हैं और उसके अनुसार वो लीगली उसको जो भी अधिकार है वो लीगली ले सकते हैं। तो हमारे किसान साथी या जो भी लोग जमीन से जुड़े हुए मामलों को समझना चाहते हैं वो ऐसे समझ लें इसे कि अगर आपसी सहमति से आपने जमीन का बंटवारा किया है, जिसे पार्टीशन डीड बोलते हैं, उस डीड को आपको न्यायालय में ले जाकर उसको विधिवत तरीके से, जो न्यायालय की प्रक्रिया है इस कानून के तहत, उसमें आपको लीगल फॉर्म में रजिस्टर्ड करवाना है। आपके जो नाम है वो खाते में अपलोड हो जाएंगे, वो चढ़ा दिए जाएंगे। उसके बाद आप कानूनी रूप से उस जमीन के हकदार होंगे। इससे पहले जो भी आपसी सहमति से जो है वो कानूनी प्रक्रिया नहीं है, वो एक आपसी राजीनामे के तहत की गई एक प्रक्रिया को समझा जा सकता है। इसी से जुड़ा एक और जो विषय है वो मैं जानना चाहूँगी। कई बार ऐसा होता है कि जो फैमिली मैटर्स होते हैं तो आम तौर पर प्रैक्टिस होती है कि जो महिलाएं हैं वो उनसे हक त्याग करने का एक जो है सर्टिफिकेट वो तैयार करवा लिया जाता है। तो ये हक त्याग क्या है, इसको हम जानना चाहेंगे। जी, इसमें हिंदू सक्सेशन एक्ट बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर यह संशोधन किया गया कि 2005 के पश्चात पिता या पैतृक भूमि में बेटा और बेटी दोनों के समान अधिकार रहेंगे। इसलिए अब जब भी किसी की मृत्यु होती है और विरासत का नामांतरण खोला जाता है तो ये आवश्यक देखा जाता है कि पुत्र और पुत्री दोनों का ही नामांतरण खुले और उन्हें समान हिस्सा दिया जाए। ऐसे में लीगली और इलीगली ऐसा किया जाता है कि लीगल होता है तो बहन बेटी जो होते हैं वो अपने मन से ही हक त्याग कर देते हैं, पर कई बार इलीगल तरीके से या धोखाधड़ी के आधार पर हक त्याग करवा दिया जाता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि डॉटर्स, बेटियां, फीमेल्स अपने अधिकारों को समझें और हक त्याग करने से पहले एक बार देखें कि ये इच्छा से है या धोखे से है। जी बिल्कुल, ये बहुत अहम बात कही। तो खासतौर पर महिलाओं से जुड़ा ये प्रावधान जो है वो इसमें भी है कि अगर जबरन आपका हक त्याग किया गया है, करवा लिया गया है, जबरन कागज तैयार करवा लिए गए तो इस कानून के तहत भी आप मदद ले सकते हैं। और दूसरा, हक त्याग करने से पहले आप कम से कम जान जरूर लें कि क्या सचमुच आपकी सहमति ली गई है, क्या सचमुच में आप हक त्याग करना चाहते हैं या फिर अपना हक आप लेना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। एक और बात जानना चाहेंगे इसमें, जो सबसे बड़ी समस्या आमतौर पर किसान साथी देखते हैं, खेत का रास्ता बंद कर दिया जाता है। जब भी थोड़ा सा डिस्प्यूट होता है तो रास्ता बंद कर दिया गया, तो ये किस तरह का अधिकार सुरक्षित रखता है कि एक किसान अपने रास्ते को बंद करे या नहीं करे या कितना खोले, तो इसके बारे में क्या अधिकार? बिल्कुल, राजस्थान टेनेंसी एक्ट के अंदर सेक्शन 251 रास्ते को एक सुखाचार के रूप में देखता है। रास्ता एक खातेदार के लिए, कृषक के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट तरीका है आवागमन का। और ऐसे में किसी भी भूमिधारी का रास्ता जो चालू रास्ता है, जिसका उपयोग उपभोग वो काफ़ी टाइम से कर रहा है, अगर वो उसके हित के अनहित के रूप में उसे बंद कर दिया जाता है किसी काश्तकार के द्वारा या उसके पड़ोसी खातेदार के द्वारा, तो तहसीलदार द्वारा इसे खोल दिया जा सकता है। उसके प्रार्थना पत्र को स्वीकार करके जांच उपरांत इसे खुला दिया जा सकता है। इसके अलग जो दूसरा इसका नियम है वो ये है 251A। 251A ये कहता है कि अगर किसी खातेदार के पास कोई रास्ता नहीं है, उसके खसरे तक पहुंचने का कोई दूसरा माध्यम नहीं है, तो वह SDO कोर्ट के अंदर, राजस्व न्यायालय के अंदर एक एप्लीकेशन लगाएगा कि हाँ, रास्ते की एप्लीकेशन लगाई जाती है और उसको जांच करने के पश्चात पटवारी से रिपोर्ट लेने के बाद में ये देखा जाता है कि उसके खसरे तक पहुंचने तक का सबसे न्यूनतम दूरी और उसकी अत्यंतिक आवश्यकता रास्ते को देखते हुए उसे रास्ता दिया जा सकता है। जी, रास्ते से जुड़ी हुई एक और बात है कि कई बार पाइपलाइन बिछाने को लेकर भी रास्ते का इस्तेमाल होता है। तो पाइपलाइन बिछाने को लेकर भी इस कानून में प्रावधान किए गए हैं, तो वो क्या है वो हम जानेंगे। वो भी 251 सेक्शन जो है राजस्थान टेनेंसी एक्ट, इसमें भी पाइपलाइन और रास्ता
ये दोनों को ही इसका प्रावधान दिया गया है, और सेम प्रावधान जो रास्ते के प्रावधान है वही पाइपलाइन के लिए। जी, बिल्कुल। एक और चीज़ है जो कि आम तौर पर जो सीमांत और छोटे जो किसान हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती, वो किराए पर ज़मीन लेकर वो खेती करते हैं, जिसे हम बटाई पर खेती देना कहते हैं। जी, जी। तो बटाईदार के या खातेदार जो है या सॉरी जो किराएदार है उसके क्या अधिकार हैं? क्योंकि कई बार किराएदार जो है वो लंबे समय तक खेती करते हैं और फिर उस पर मालिकाना हक भी जताते हैं, तो उसमें बड़ा डिस्प्यूट हो जाते हैं। तो इसको थोड़ा डिटेल से समझना चाहेंगे। देखिए, इसमें क्या होता है, किराएदार और मालिकाना हक, जैसे आपने कहा, इसको लीगल टर्म में कहते हैं अगर एडवर्स पोजेशन। जी, अगर किसी का कब्जा एडवर्स पोजेशन के आधार पर घोषणा कराने का हकदार वही है जिसे 12 साल तक उसने उस ज़मीन पे हक रखा, उस पे कब्जा रहा, और उसके पश्चात वो यह साबित करने में सफल रहता है कि उसने वहाँ पर उस भूमि पर उसका कब्जा इतने साल तक रहा और उससे उसका ये उपभोग करता रहा। जी जी, तो फिर उसको मालिकाना हक मिल सकता है। मिल सकता है। जी, इसमें जो प्रैक्टिकली जो प्रॉब्लम आती है वो ये कि कई बार ऐसा देखने में आता है कि जो खातेदार का जो मालिक है कृषि का, वो सारी योजनाओं का लाभ भी ले रहा है, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड हो या फिर दूसरी जो स्कीम है या पीएम किसान जो सम्मान निधि है उसके जरिए जो मनी आ रही है वो भी ले रहा है, लेकिन किराएदार कोई और है। तो क्या ऐसी स्थिति में मालिकाना हक उन्हें मिल सकता है? क्योंकि जो सरकारी रूप से जिसे कहें जितने बेनिफिट्स हैं वो तो मालिक के पास आ रही हैं, तो इस डिस्प्यूट में क्या स्थिति रहती है? इस डिस्प्यूट में स्थिति यही है कि अगर किराएदार को अपना हक लेना है तो वो उसे अपना कब्जा दिखाना होगा और कुछ साल तक उसको ये बताना होगा कि इस पे उसका काश्तकार वो यहाँ पे काश्त करता रहा और उससे इसकी लाइवलीहुड चलती रही। जी जी। और इसके अलावा अगर सार्वजनिक भूमि है कोई या सरकारी भूमि है और उस पर अगर कोई बतौर किराएदार काम कर रहा है तो उस पर मालिकाना हक के लिए भी क्या कोई समय सीमा है कि कितने समय सीमा में उस पर मालिकाना हक मिल सकता है? जी बिल्कुल, अगर वो किसी खातेदार की भूमि पे है तो 12 साल है और सरकारी भूमि है तो 30 साल उसका एडवर्स पोजेशन के लिए उसको वो बताना पड़ता है। और इसके लिए राजस्व न्यायालय या फिर एसडीएम जो बिल्कुल राजस्व न्यायालय में 88 के अंदर घोषणा का दावा लाया जाता है। ऐसी स्थिति में एडवर्स पोजेशन की स्थिति में खातेदार है किराएदार है वह दावा लेके आ सकता है राजस्व न्यायालय में। जी। तो जो भी दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो ये चीज़ समझ लें कि जो एडवर्स पोजेशन की जो बात गरिमा मैडम कह रही हैं वो कानून के तहत किसी भी ज़मीन पर यानी किसी व्यक्ति की ज़मीन पर लगातार 12 साल तक अगर आपने खेती की है बतौर किराएदार तो उस पर मालिकाना हक आप जता सकते हैं, लेकिन वो सबूतों के आधार पर होगा, आपको न्यायालय में सबूत भी देने होंगे। दूसरा, अगर सरकारी ज़मीन है या सार्वजनिक ज़मीन है उस पर अगर आप 30 साल तक लगातार कृषि कार्य कर रहे हैं बतौर किराएदार तो उस पर भी मालिकाना हक जताया जा सकता है, लेकिन अगर इसमें डिस्प्यूट की कोई स्थिति है तो सबूतों के आधार पर राजस्व न्यायालय में ही मामला जो है वो सुलझने के इसमें चांसेस होते हैं। तो जो भी व्यक्ति है वो न्यायालय में अप्रोच कर सकता है अगर इस तरह का कोई डिस्प्यूट सामने आता है। एक और चीज़ जानना चाहेंगे हम, खातेदार के तो बहुत सारे अधिकार हैं, किराएदार को बेदखली के क्या अधिकार हैं या क्या जो खातेदार है वो कैसे बेदखल कर सकता है, उसके भी कुछ राइट्स हैं इसमें, वो जानना चाहेंगे हम। राजस्थान टीनेंसी एक्ट के अंदर बेदखली से रिलेटेड दो हमारे मुख्यतः दो लॉज हैं, सेक्शंस हैं। सेक्शन 212 विच इज़ टेम्पररी इंजंक्शन एंड सेक्शन 188 विच इज़ परमानेंट इंजंक्शन। तो दोनों केस में ही जो किराएदार है खातेदार है इन दोनों का ही जो अधिकार है उन्हें सुरक्षित रखने के प्रावधान है। जी, दोनों को ही इसमें सुरक्षित रखा जा सकता है। जी, इसके अलावा जैसे बहुत सारे किसान साथी जिस जगह पर वो खेती कर रहे हैं उसी जगह पर अपना मकान भी बनाना चाहते हैं या आवास की व्यवस्था वो करना चाहते हैं, तो कृषि और आवास दो अलग चीजें हैं, तो आवास के क्या अधिकार हैं किसान के? बिल्कुल, ये अक्सर हमने देखा है कि फील्ड में या खेतों में ऐसा होता है कि किसान को घर बनाने के लिए भी एक आवास की ज़रूरत है, रहने के लिए आवास एक अत्यांतिक आवश्यकता है। इसके नियम इस प्रकार है कि किसान अपने खेत में 1/50वें हिस्से तक अपना मकान बना सकता है या मैक्सिमम 500 वर्ग मीटर तक वह मकान बना सकता है। इससे अधिक के लिए उसे कन्वर्जन भू रूपांतरण करवाना पड़ेगा, आवासीय अगर उसे कन्वर्ट करानी पड़ेगी तभी वो
संभव है। जी जी जी। एक और इसी से जुड़ा हुआ एक और अहम सवाल है कि कई बार जो SC ST के जो सदस्य हैं या उस श्रेणी में आने वाले जो लोग हैं, उनको कई बार ज़मीन से बेदखल करने का या इस तरह का ज़मीन जायदाद का कोई मसला होता है, तो इस कानून के तहत उनको कैसे प्रोटेक्ट किया गया है? SC ST वर्ग के लोगों के लिए 2-3 बल्कि प्रावधान है जिसके माध्यम से इनके अधिकारों को सुरक्षित रख सकते हैं। पहला है सेक्शन 188, सेक्शन 212, which is again permanent injunction and temporary injunction. सेकेंड जो है उनके SC ST एक्ट के अंदर भी उनके हितों को, अधिकारों को सुरक्षित रखा जाता है। और तीसरा, पुलिस प्रशासन की मदद से भी उनके अधिकार सुरक्षित होते हैं। और इसमें जो पैरेलल जो कानून है वो भी इसमें लागू होंगे, जो भी अगर और कोई तरह की एट्रोसिटी होती है तो। जी, इसके अलावा जैसे कई बार हम ये देखते हैं कि किसानों के पास कागजात की कमी हो जाती है, उन्हें पता नहीं होता कि किस तरह के कागजात तैयार करने हैं, चाहे वो जमाबंदी की नकल है या फिर ई नक्शा आजकल तैयार होने लगा है ज़मीन का, वो है। तो किस तरह के कागजात हर किसान को या खातेदार को या जो कृषि का किराएदार है उसको तैयार करके रखने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न पूछा कि ये बहुत आवश्यक है कि हर किसान, हर काश्तकार, खातेदार अपने पास जमाबंदी रखे जो कि प्रमाणित हो, नई हो। सेकंड, उनके पास होना बहुत ज़रूरी है, उनका नक्शा हो। थर्ड, उनके पास होना चाहिए अगर सेटलमेंट के दौरान सेटलमेंट अगर किसी तरीके की फेरबदल उनके खसरे में हुई है या जमाबंदी के खसरे के एरिया में हुई है तो उन्हें विगत एवं नया दोनों ही उनको मिलान क्षेत्रफल उनको रखना चाहिए। इसके अलावा उन्हें जो संबंधित गिरदावरी है जी, वो भी उनके पास रहना चाहिए, पटवारी से और जो गिरदावरी से जो डॉक्यूमेंट तैयार तो होते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनको रखने चाहिए अपने जी पास। जी। और आजकल तो डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऑनलाइन भी अवेलेबल होने लगे हैं। मैं ऑनलाइन से जुड़ी हुई आपसे बात जानूंगी, उससे पहले हमारे किसान साथियों को या हमारे जो दर्शक हैं उनको हम कुछ इस कानून से जुड़े हुए प्रावधान हैं वो हम रिमाइंड करा देते हैं। वैसे तो समय समय पर बहुत सारे प्रावधान गरिमा जी ने बताए हैं। सेक्शन 53 जो कि भूमि क्षेत्र के विभाजन से जुड़ा हुआ है वो इस कानून में प्रावधान किया गया है। 55 जो है वो किसानों को खातेदारी अधिकार प्रदान करता है। इससे पहले जो कि सरकारी भूमि पर अगर खेती करते थे तो उनके लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। और इसमें 58 जो है बंटवारे के आदेश को निष्पादित करने की प्रक्रिया निर्धारित है इस कानून में। 61 में बंटवारे से जुड़े मामलों के जो भी कोर्ट प्रोसीडिंग है सिविल कोर्ट में, उसके अधिकार 61 में तय किए गए हैं। 251A जिसका अभी गरिमा जी ने जिक्र किया, खेत में रास्ता या पाइपलाइन बिछाने से जुड़े हुए जो अधिकार हैं उसकी अनुमति के लिए जो प्रावधान है वो इसमें किए गए हैं। 188 में अवैध बेदखली के खिलाफ जो है वाद दायर करने का या उस पर एक्शन लेने का अधिकार खातेदार को है। दूसरा 183B और 183C ये SC ST से जुड़े जितने व्यक्ति हैं उनके भूमि पर जो अवैध कब्जा होता है या इस तरह की कोई गतिविधियां होती हैं तो उनके अधिकारों को सुरक्षित रखता है। इसके अलावा BNS में भी जो कि भारतीय न्याय संहिता है उसमें भी ये प्रावधान किए गए हैं। सेक्शन 285 BNS का वो ये कहता है कि सार्वजनिक रास्ते को बाधित करने पर कार्रवाई आपको करने का अधिकार है जो कि कृषि का खातेदार है। और दूसरा 329 जो है वो किसी की निजी ज़मीन पर गैर कानूनी कब्जा अगर कोई कर लेता है तो इसमें वो कानूनी कार्रवाई कर सकता है सेक्शन 329 के तहत। अब हम बात करेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की, क्योंकि आजकल सब कुछ मोबाइल पर और लैपटॉप्स पर होने लगा है, सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। तो कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की अगर आप जानकारी देना चाहें कि जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं या अपनी ज़मीन से जुड़े हुए कागज़ हैं वो वहाँ कैसे जानकारी ले सकते हैं? बिल्कुल, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है अपना खाता वेबसाइट। अपना खाता एक अच्छा माध्यम है जिसके माध्यम से कृषक खातेदार सीमा ज्ञान कराने के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा वह सहमति विभाजन के लिए अप्लाई कर सकता है, वह अपनी जमाबंदी देख सकता है, वह अन्य भी जहाँ पे उन्हें पहले पटवारी, तहसीलदार और कार्यालय में आना पड़ता था वह घर बैठे भी इस वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकता है और जानकारी ले सकता है। जी, ये बहुत ही अहम जानकारी डॉक्टर गरिमा ने बताई है कि www.bhulekhRajasthan.com ये वेबसाइट है इसकी। इस वेबसाइट पर जाकर ये ऑफिशियल पोर्टल है राजस्थान में, जाकर इस वेबसाइट पर जाकर आप जानकारी ले सकते हैं। और इसके अलावा ई धरती पोर्टल,
इस पोर्टल पर भी जाकर आप ज़मीन से जुड़ी हुई, जो कि राजस्थान में अगर ज़मीन का कोई रिकॉर्ड है तो वो इस ई धरती पोर्टल पर जाकर आप जानकारी ले सकते हैं, जिसमें ज़मीन से संबंधित रिकॉर्ड होगा वो ऑनलाइन आप देख सकते हैं। कोई प्रोसीडिंग अगर हुई है तो वो आप देख सकते हैं और डॉक्यूमेंट को डाउनलोड भी आप कर सकते हैं। इसमें जमाबंदी की नकल या नामांतरण की कॉपी है या ज़मीन का पट्टा है वो सब आप देख सकते हैं। भू नक्शा जो है वो राजस्थान में भू नक्शा भी एक ऐप है जिस पर जाकर आप नक्शे से संबंधित जानकारी ले सकते हैं, जिसमें खेत का नक्शा है या और भी नक्शे से जुड़ी हुई जानकारी है। इसके अलावा खसरा या ज़मीन का मालिकाना हक और इसके अलावा ई हस्ताक्षरित जमाबंदी की नकल, ये भी आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो बेहद अहम है, शायद गरिमा जी भी इससे सहमत होंगे कि इनकी जानकारी किसान को और हर व्यक्ति को होनी चाहिए। GCMS ये है जनरलाइज्ड कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। इस ऐप के ज़रिए आपकी अगर कोई भी कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही है ज़मीन से जुड़े हुए मामलों की, तो वो भी आप इस पर चेक कर सकते हैं कहाँ किस केस में क्या प्रोसीडिंग हुई है। गरिमा जी, बहुत अहम जानकारी आपने दी है। जाते जाते आपका मैसेज लेंगे उन लोगों के लिए जो इस कानून को समझना चाहते हैं, इस कानून के तहत अपने अधिकार कैसे सुरक्षित रखें। बिल्कुल, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बहुत अहम भूमिका निभाता है किसानों के हित अधिकारों की रक्षा के लिए। यह बहुत आवश्यक है कि हर खातेदार कृषक अपने अधिकारों को समझे। इस अधिनियम के तहत जो अधिकार उन्हें दिए गए हैं उनकी अच्छी से स्टडी करे, उनको समझे और अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए, चाहे वह रास्ते का हो, चाहे विभाजन का हो, घोषणा का दावा हो, या इसके अलावा भी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए वह राजस्व न्यायालय आ सकता है, प्रार्थना पत्र या वाद दायर कर अपने न्याय ले सकता है और निर्णय। और इस पूरी प्रोसीडिंग में एसडीएम का रोल सबसे अहम होता है, तो एसडीएम से जाकर जरूर मिल लें अगर किसी भी तरह की कोई समस्या है तो। जी बिल्कुल जी। गरिमा जी, बहुत अहम जानकारी आपने दी और आज की जानकारी से एक चीज़ तो निकल कर आई है कि किसान साथी इस अधिनियम से जुड़ी हुई जो बारीकियां हैं वो ज़रूर समझ पाएंगे। तो इस कानून से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपको मिली है वो बेहद अहम है। इसके अलावा राजस्थान में कृषि से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ जो कृषि विभाग की वेबसाइट है उस पर जाकर आप ले सकते हैं। इसके अलावा राज किसान साथी पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन आप जरूर करवा लें ताकि कृषि से जुड़ी हुई जितनी योजनाएं हैं उनका लाभ आपको लेने में देरी ना हो। तो आज के कानून की बात प्रोग्राम में बस इतना ही। जाते जाते यही कहेंगे कि आप कानून के जानकार बनिए और दूसरों की मदद भी करिए। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।